नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जुलाई माह के पहले सप्ताह के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि जुलाई माह के पहले सप्ताह के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया गया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बेट पुरस्कार 2020, यह जो बेट पुरस्कार है यह मानवतावादी पुरस्कार है। आप यहाँ देखिएगा, मानवतावादी पुरस्कार है। तो आपको बताना है कि यह जो बेट पुरस्कार 2020 है इससे किस पॉप स्टार को सम्मानित किया गया है। तो यह जो मानवतावादी पुरस्कार है बेट पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है बियॉन्से, जो कि एक पॉप स्टार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैं बियॉन्से और एक पॉप स्टार ये हैं। इन्हीं को बेट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है तथा यह एक प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक और मानवतावादी पुरस्कार दिया गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा, डैनी काये। तो यह भी एक मानवतावादी पुरस्कार है। तो इसका नाम क्या है? तो डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये नाम आप कभी मत भूलिएगा, डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो इस यह दिया किसने है? तो यूनिसेफ के द्वारा यह दिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, यूनिसेफ के द्वारा यह मानवतावादी पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम है डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और यह किसको दिया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को दिया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है यह यूनिसेफ के द्वारा प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है। तो दो प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार हैं। पहला हो गया आपका बेट पुरस्कार 2020, यह दिया गया बियॉन्से को जो कि एक पॉप स्टार हैं, और दूसरा दिया गया डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यूनिसेफ के द्वारा प्रियंका चोपड़ा को। तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कवक पार्क, आप याद देखिएगा, लाइकेन को हिंदी में कहा जाता है कवक। तो आपको बताना है कि भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो भारत का जो पहला कवक पार्क है यह पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, कहाँ? तो मुनस्यारी नामक जगह है। कहाँ पे? तो पिथौरागढ़ में। तो आप याद देखिएगा, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी नामक जगह पे जो है भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। तो यह पिथौरागढ़ किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी नामक जगह पे भारत का पहला कवक पार्क, या आप कह लीजिए भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है यह खोला गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ ही उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा, आप याद रखिएगा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वह कहाँ पे खोला गया है? तो हल्द्वानी में एक जगह है उत्तराखंड में, हल्द्वानी, यहीं पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता जो पार्क है वह खोला गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड में आपको दो नेशनल पार्क मतलब टाइगर रिजर्व मिलेंगे। कौन कौन से? तो एक हो गया राजाजी टाइगर रिजर्व और एक हो गया आपका जिम कार्बेट। क्या हो गया? तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। तथा भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व था वह जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व भी था। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तथा जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है यह न्यूज में क्यों था? तो जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना जहां जानवरों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई गई थी। आपने इंसानों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी जो सुनी थी कोविड-19 में, परंतु जानवरों के लिए भी जो कोविड-19 फैसिलिटी भारत में बनाई गई थी वह पहली बनाई गई थी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का जो पहला राष्ट्रीय मतलब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो जिम कार्बेट है राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो जिम कार्बेट है यह राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दोनों है। तथा यह जो जिम कार्बेट है
यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व मतलब राष्ट्रीय उद्यान बना जहां जानवरों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई गई थी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर 600 मेगावाट की खोलो गच्छू पनबिजली परियोजना बनाई जा रही है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत और भूटान मिलके, इसका राइट आंसर होगा भूटान। तो भारत और भूटान मिलके 600 मेगावाट की खोलो गच्छू पनबिजली परियोजना बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, भारत और भूटान मिलके। जिसे आप याद रखिएगा। तथा जो भारत है वह मांग देछू, इसे भी आप याद ध्यान में रखिएगा। जो भारत है, हमारा देश प्यारा भारत, वह भूटान में मांग देछू नामक परियोजना भी बना रहा है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा भूटान की राजधानी आपको मिलेगी थिम्पू। क्या है? तो थिम्पू जो है यह भूटान की राजधानी है। और भूटान की ऑफिशियल मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम, ये आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नगुल ट्रम जो है यह भूटान की ऑफिशियल करेंसी है, नगुल ट्रम। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, उसके किस अधिनियम के तहत, उसके किस सेक्शन के तहत जो है 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आप लिख लीजिएगा। तो भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के किस सेक्शन के तहत 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया गया है? तो यह सेक्शन है सेक्शन 69A के तहत जो है, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A है। इसी के तहत भारत सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सेक्शन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A है। इसी के तहत भारत सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया। ये 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2020 कब मनाया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून के दिन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है 2020 का, यह 30 जून के दिन मनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे संसद की है, तो हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है, हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसके सदस्यों को 1 साल के लिए 30% कम वेतन दिया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनको 1 साल तक 30% कम वेतन दिया जाएगा, यानी कि सैलरी जो उनकी है 30% तक काट के दी जाएगी अगले 1 साल तक। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एमपी लैड स्कीम जो है, एमपी लैड स्कीम जो है, यह अगले 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है, बैन कर दी गई है। क्यों की गई है? तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते इस एमपी लैड स्कीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा हाल ही में संसद के द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई गई थी। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए? तो अधीर रंजन चौधरी। कौन? तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिल गई है। तो आपको बताना है कि यह जो चंबल एक्सप्रेस वे है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा चंबल एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बनाएगा। तो कोटा, राजस्थान के कोटा से लेके मध्य प्रदेश तक बनाया जाएगा जो है चंबल एक्सप्रेस वे। कोटा को मध्य प्रदेश के किन शहरों से जोड़ेगा यह एक्सप्रेस वे? तो कोटा के 3 मतलब मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं जिनको यह एक्सप्रेस वे जोड़ेगा। तो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश का एक शहर हो गया आपका शिवपुरी, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। एक हो गया शिवपुरी आपका हो गया, उसके बाद एक हो गया भिंड हो गया, और एक हो गया मुरैना। तो शिवपुरी, भिंड और मुरैना ये मध्य प्रदेश के 3 जगहें हैं जिनको जोड़ा जाएगा कोटा से चंबल एक्सप्रेस वे के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो चंबल एक्सप्रेस वे है यह कोटा से मध्य प्रदेश तक बनाया जा रहा है। तो कोटा से लेके मध्य प्रदेश की किन किन जगहों को यह कवर करेगा?
तो शिवपुरी, भिंड और मुरैना। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो कोटा है यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का जो शहर कोटा है यह चंबल नदी के किनारे है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब यह कितनी किलोमीटर की लंबाई का बनाया जाएगा? तो 280 किलोमीटर। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी इस एक्सप्रेसवे की? तो 280 किलोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा इसकी कुल लागत कितनी होगी, ये भी आपसे ज्ञान पूछा जा सकता है। तो 6000 करोड़ रुपए। कितना? तो 6000 करोड़ रुपए कुल लागत आएगी इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो हमारा घर हमारा विद्यालय नामक जो अभियान है यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही मिलेगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य या यूनियन टेरिटरी यानी कि संयुक्त मतलब केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह खोला गया है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। अब इस प्लाज्मा से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो उसे भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला भारत का पहला मरीज, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला जो मरीज था वह किस राज्य का था? तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक का पहला मरीज था जो ठीक हुआ था प्लाज्मा थेरेपी से। तो इसे आप याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। तथा कर्नाटक में कहाँ ठीक हुआ था यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि KIMS में। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तथा भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है यह खोला गया है नई दिल्ली में। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला PC महान लोबिस पुरस्कार, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला PC महान लोबिस पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? यह पहला PC महान लोबिस पुरस्कार है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि PC महान लोबिस थे कौन। तो इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। भारत में सांख्यिकी के पिता यानी भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं PC महालनोबिस। तथा इनका जो जन्मदिन होता है यह 29 जून को होता है। तथा भारत सरकार के द्वारा इनका जो जन्मदिन है 29 जून को उसको मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। PC महालनोबिस का जो जन्मदिन होता है 29 जून, इसको मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि भारत में इनको सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी। और आइए प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला PC महालनोबिस पुरस्कार, तो यह पुरस्कार दिया गया है हमारे RBI के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे RBI के पूर्व गवर्नर हैं C रंगराजन, इन्हीं को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन इसका बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस IIT ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स जो यह शुरू किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए यानी कि IIT मद्रास। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हाल ही में ईरान के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ईरान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अब ईरान ने यह कारनामा किया है, तो ईरान के बारे में ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईरान ने अपनी करेंसी, अपनी मुद्रा को चेंज कर दिया है। तो इसकी पुरानी मुद्रा थी रियाल, इसे आप याद रखिएगा। ईरान की पुरानी मुद्रा थी रियाल, इनकी अब नई मुद्रा कौन हो गई है? तो टोमान। तो दोनों आपको याद रखना है। टोमान जो है ईरान की अब नई मुद्रा है और इनकी पुरानी मुद्रा थी रियाल। ईरान की राजधानी को कहते हैं हम तेहरान। तेहरान यहाँ की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तथा ईरान जो है इसने सुरैना नामक एक रोबोट भी बनाया है। कौन सा रोबोट?
तो सुरैना नामक एक रोबोट भी बनाया है ईरान ने, जो लगभग 100 अलग अलग भाषाएं बोल सकता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तथा हाल ही में जो ईरान है, ईरान की गवर्नमेंट ने यह घोषित किया है कि वह 2021 तक हिंद महासागर में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जो ईरान है उसने यह घोषित किया है कि 2021 तक वह हिंद महासागर में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल डॉक्टर्स डे हाल ही में कब मनाया गया? तो हाल ही में जो नेशनल डॉक्टर्स डे है यह मनाया गया 1 जुलाई के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये 1 जुलाई के दिन मनाया गया। अब नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जन्मदिन होता है बीसी रॉय का, विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन होता है 1 जुलाई को। तथा यह जो विधान चंद्र राय थे ये कौन थे? तो यह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे बीसी राय। तथा ये पेशे से एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर भी थे। तो इसी कारण से इनका जो जन्म दिवस होता है 1 जुलाई, उसको नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 1 जुलाई को एक और प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है, कौन सा? तो नेशनल सीए डे। तो सीए डे जो होता है यह भी 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो निगार जौहर जो है यह पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। निगार जौहर जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इमरान ख्वाजा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। इमरान ख्वाजा जो है ये आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन बनाए गए हैं। प्रेजेंट टाइम में जो आईसीसी के चेयरमैन का पद है, आईसीसी के अध्यक्ष का जो पद है वह प्रेजेंट टाइम में खाली है, क्योंकि जो शशांक मनोहर थे आईसीसी के अध्यक्ष, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी कारण से जो चेयरमैन का पद है, अध्यक्ष का पद है, वह प्रेजेंट टाइम में आईसीसी का खाली है। और अंतरिम चेयरमैन तब तक अपने पद पे बने रहेंगे जब तक आईसीसी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो मनु साहनी आपको मिलेंगे आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में सीईओ। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में। कहाँ? तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, विजडन के द्वारा 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो विजडन पत्रिका है उसने 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया है रविंद्र जडेजा को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है रविंद्र जडेजा को। और वहीं विश्व की बात हो तो 21वीं सदी का विश्व का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, तो यहाँ पे अगर विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया मुथैया मुरलीधरन को। किसको? तो मुथैया मुरलीधरन को विजडन के द्वारा 21वीं सदी का विश्व का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो रविंद्र जडेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे संजीव सिंह। तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंदर भाकर। तो कौन बनाए गए हैं? तो रविंदर भाकर जो हैं ये सीबीएफसी के नए क्या बनाए गए हैं? तो अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आषाढ़ी त्यौहार, आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आषाढ़ी एकादशी त्यौहार है यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया जाता है। तथा इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान विट्ठल। किसकी?
तो भगवान विट्ठल जो हैं इनकी पूजा की जाती है आषाढ़ी एकादशी त्यौहार में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए टोटल 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 400 बिलियन अमेरिकी मतलब मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, तथा विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष आपको मिलेंगे डेविड माल्पस। कौन है? तो डेविड माल्पस जो है प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। और विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है, चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? तो कार्मेन रेनहार्ट जो है ये मुख्य अर्थशास्त्री बनी है विश्व बैंक की। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे मतलब एडवर्ड फिलिप। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्हें आप याद रखिएगा। इमैनुअल मैक्रोन जो हैं ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की राजधानी आपको मिलेगी पेरिस में। कहाँ पे? तो पेरिस में फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध क्या थी? मतलब सरोज खान क्या थी? तो जो सरोज खान थी यह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। क्या थी? तो यह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। आप इसे याद देखिएगा, सरोज खान को 3 नेशनल अवार्ड्स भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब दिया गया? मतलब कब मनाया गया? तो जो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है यह मनाया गया कब? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 2 जुलाई को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ ही पत्रकारिता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक है मैक ग्रिल मेडल, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैक ग्रिल मेडल यह पत्रकारिता में बहादुरी के लिए दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो मैक ग्रिल मेडल है यह पत्रकारिता में बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो यह किसे दिया गया है? तो भारत के राणा अयूब को। किसको? तो भारत के राणा अयूब को यह पुरस्कार दिया गया है, मैक ग्रिल मेडल पत्रकारिता में बहादुरी के लिए। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक और पुरस्कार है पत्रकारिता के लिए, वह है यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये नाम आप याद रखिएगा, यूनेस्को गिलर्मो कानो, मैं लिख देता हूँ। तो यूनेस्को हो गया गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, तो यह किसको दिया गया है? तो कोलंबिया की रहने वाली हैं जिनेथ बडोया लीमा। ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जिनेथ बडोया लीमा ये कोलंबिया के रहने वाली हैं तथा इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है, यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? मतलब कि 2019 में सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन है किस राज्य में की गई है, किस राज्य के द्वारा की गई है? तो 2019 में जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन है वह किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा गुजरात। तो गुजरात दूसरे नंबर पे है मछली उत्पादन के मामले में, और तमिलनाडु है मतलब पहले नंबर पे। तो आप इसे याद रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया गया है। हाल ही में प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए किस आईआईटी मतलब आईआईटी मद्रास ने एम्स दिल्ली के सहयोग से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एम्स डॉक्टर के सहयोग से जो है एक एप्लीकेशन विकसित किया। इस एप्लीकेशन का नाम है कोपाल 19। यह जो एप्लीकेशन यह मदद करेगा प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने में। तो आप इसे याद रखिएगा, यह एप्लीकेशन जो है आईआईटी मद्रास ने एम्स दिल्ली के सहयोग से बनाया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा कोपाल 19। तो यहाँ पे दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा फेयर एंड लवली का जो नाम है वह बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो अब फेयर एंड लवली का नाम हो जाएगा, फेयर की जगह यहाँ पे ग्लो कर दिया गया है, तो ग्लो एंड लवली। तो यह जो कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली का नाम बदल के कर दिया है ग्लो एंड लवली। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो फर्स्ट वीक जुलाई के बन सकते थे। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।